मामा, बाबा बहुत बीमार हैं। मैं बहुत अकेला और डरा हुआ हूँ। बाबा चल नहीं सकते। बाबा अब कभी नहीं उठ सकते मामा। क्या आप मुझे सुन रही हैं? अस्पताल के काउंटर पर रखे फ़ोन का एक सिरा कान से लगाए उसकी हथेली में पसीना आ चुका था। 11 साला एक बच्चा भीगी आंखें लिए रूंधी आवाज़ से ये कह रहा था, मामा। उससे एक बार फिर कहा। राब्ता मुनक़ता हो चुका था। वो तकलीफ से तंग होता सीना लिए वहीं खड़ा रहा, फ़ोन को सख्ती से थामे गिरते आंसुओं के साथ। उसे याद था कि अस्पताल का वो ठंडा फर्श उसके बरहना कदमों तले किस कदर सर्द महसूस हो रहा था। उसे उस सर्द फर्श की ठंडक आज तक अपनी सांस के अंदर कुपती हुई महसूस हो रही थी। उसने आहिस्ता से लंबी तार वाला फ़ोन रख दिया। रिसेप्शन के पार मौजूद लड़की ने बहुत दुख से उस छोटे से बच्चे को देखा। उसे याद था जब वो बाबा के अस्पताल वाले कमरे की जानिब बढ़ रहा था, तब उसकी टांगें कांप रही थीं। वो उस अस्पताल के ठंडे वजूद में आहिस्ता से बर्फ बनता जा रहा था। उन दिनों की खौफनाक तन्हाई ने यासिर आलिम का पीछा कभी नहीं छोड़ा था। दादा और दादी हज की अदायगी के लिए सऊदीया गए हुए थे। उसकी माँ अपनी ब्लॉकबस्टर फिल्म के लिए न्यूयॉर्क के आसमान तले शूटिंग पर मौजूद थी, और वो अस्पताल के उस ठंडे कमरे में अपने बाप के लागर वजूद के साथ बिल्कुल तनहा था। उसने हाथ आगे बढ़ाकर बाबा के हाथ को छुआ। वो हाथ जिंदगी से खाली था। कमरे के दरवाजे पर मौजूद गोल शीशे से बस यही दिखाई देता था कि एक छोटा सा लड़का अपने बाप से कुछ कह रहा था। उसके गर्म आंसू अपने बाप के ठंडे हाथों पर गिर रहे थे। शायद वो उनसे कह रहा था कि वो उन्हें बचा लेगा। वो उन्हें अपनी माँ की तरह कभी तनहा नहीं करेगा। हाँ, वो यही करेगा। उसने यही किया था। उससे गिरते आंसुओं के साथ अपने बाप को उस रात बहुत सी कहानियां सुनाई थीं। ऐसी कहानियां जिनमें मौत हार जाती है और जिंदगी जीत जाती है। कोहर बरसाती उस स्याह रात तले यासिर आलिम ने पहली दफ़ा अपनी माँ से नफ़रत महसूस की थी। शदीद नफ़रत। वो उन दोनों को क्लब की जहरीली रोशनियों से बचाकर बाहर ले आया था। सुल्ताना जानबूझकर टैक्सी में आई थी ताकि यासिर उसे अपने साथ कार में वापस ले जा सके। अलबत्ता सलीना के टैक्सी में आने की वजह उसकी कार की खराबी थी। उससे बगैर कुछ कहे आगे बढ़कर अपनी गाड़ी का पिछला दरवाज़ा खोला। सुल्ताना ने गहरा सांस लिया और फिर अंदर जा बैठी। सलीना अलबत्ता उसकी जानिब घूमी। घाट में खुद चली जाऊंगी। उसकी रंगत सफ़ेद और आंखें होश थीं, लेकिन वो फिर भी आसाब पर काबू पाए उससे कह रही थी। शासे की ठंडी आंखों ने लम्हे भर के लिए उसे देखा, और फिर उसने अगले ही पल उसे कलाई से पकड़कर अंदर बिठाया। वो उसके सख्त चेहरे को देखकर जैसे कोई मसामत नहीं कर पाई। कार तेजी से बाहर रिवर्स करते हुए वो उन दोनों को इन मखरू गलियों से निकाल लाया था। कार में तनाव से भरपूर खामोशी फैली थी। शासिर पत्थर चेहरा लिए ड्राइव कर रहा था। सुल्ताना संजीदा चेहरे के साथ खिड़की से बाहर देख रही थीं। गाहे बगाहे साथ बैठी सलीना पर एक नापसंदीदा निगाह भी डाल लेती थीं। इस लड़की की वजह से आज का उनका सारा लाहे अमल बिगाड़ जा चुका था। उसका मूड खराब हो रहा था। सलीना का चेहरा सफ़ेद और धड़कन मामूल से ज़्यादा बढ़ी हुई थी। पिछले वाक़ये का असर अब तक उसके ऊपर मौजूद था। कई पैरों की ड्राइव के बाद यासिर अब सुल्ताना के बंगले के साथ कार रोक रहा था। उसने उसे अपनी कार से उतरने तक के लिए नहीं कहा था। उसके लब यूं बंद थे गोया कयामत तक भूलने का इरादा न रखते हों। ये सब यही है, मेरी और तुम्हारी मुलाकात। तुम मुझसे फिर मिलने आओगे। अगर नहीं आए तो मैं फिर यही करूँगी। हजार ऐसे तरीके इस्तेमाल करूँगी जो तुम्हें नागवार गुजरेंगे, और तुम मुझे बचाने हमेशा चले आओगे, क्योंकि तुम बेगैरत नहीं हो। यही बात तुम्हें हमेशा मेरी तरफ खींच लाएगी। आज की मुलाकात तो है, ज़हर हो ही गई है। एक नागवार निगाह सलीना पर डालकर वो कार का दरवाज़ा खोलती बाहर निकल गई थी। उसके निकलते ही यासिर ने कार आगे बढ़ा दी थी। अब उसका रुख सलीना के अपार्टमेंट की जानिब था। एक वक्त था जब वो उसे बीच सड़क पर उतार कर चला गया था, और एक ये वक्त था कि जब वो उसके मना करने पर भी उसे घर तक छोड़ने आया था। अपार्टमेंट आ चुका तो वो अपनी जानिब का दरवाज़ा खोलता बाहर निकला। फिर पिछली नशिस्त का दरवाज़ा खोला तो सलीना खामोशी से बाहर निकल आई। लम्हे भर के लिए मुख्तात निगाहों से यासिर का चेहरा देखा। वहाँ अब सिर्फ गहरी खामोशी छाई हुई थी। अगले ही पल उसने अपने पर्स से एक सफ़ेद रुमाल निकाला और फिर झिझकते हुए झुककर उसका जख्मी हाथ थामा। अब वो नरमी से सफ़ेद रुमाल उसकी हथेली के गिर्द बांध रही थी। चार्से ने उसे रोका नहीं, ना ही उसे छिड़का, ना ही अपना हाथ उसकी गिरफ्त से निकालने की कोशिश की। किसने बुलाया था वहां पर तुम्हें? संजीदगी से पूछा तो उसका चलता हाथ लम्हे भर को ठहरा। लबों पर जुबान फेर कर उससे चेहरा उठाते हुए उसे देखा था। युवील ने कहा था कि एक डायरेक्टर ने मेरे लीड रोल के मुतालिक बात की है। उसने कहा था
कि अगर उसका सेक्रेटरी मुझसे राब्ता करे तो मैं मना नहीं करूँ। लेकिन मेरे साथ स्कैम हो गया। ऐसे स्कैम्स एक्ट्रेसेस के साथ होते रहते हैं, नथिंग सीरियस। आखिर में हफीफ सा मुस्कुराई तो यासिर उसकी मुस्कुराहट पर हैरान हुए बगैर नहीं रह सका। वो इस सब के बाद कैसे मुस्कुरा सकती थी? वो इस सब के बाद भी इतनी मुस्बित क्यों थी? बल्कि इस सब के बाद वो इतनी मुस्बित कैसे थी? उससे आहिस्तगी से उसका हाथ छोड़ दिया था। आज के लिए बहुत शुक्रिया। इतना कहकर वो साथ से निकल गई। वो आहिस्तगी से उसकी जाने पलटा, बिल्कुल खामोश निगाहों से उसे जाता हुआ देखता रहा। अपार्टमेंट की जलती रोशनियों के बाहर दखली दरवाजे पर वो एक पल के लिए ठहरी थी। दरवाजे के साथ एक औरत अपने नौमौलूद बच्चे को सीने से लगाए ठंड से बचाने की कोशिश में बुरी तरह से नाकाम हो रही थी। वो आगे बढ़ने के बजाय तेजी से उस औरत तक बढ़ाई। अब वो झुककर उससे कुछ कह रही थी, चेहरे पर फिक्रमंदी और लहजे में नरमी लिए। वो उस औरत से यहाँ ऐसे बैठने की वजह पूछ रही थी शायद। वो उसे देखे क्या? अगले ही पल वो तेजी से आगे बढ़ी। फिर कई लम्हात बाद जब वो वापस आई तो उसके हाथ में एक तहशुदा कंबल मौजूद था। अपार्टमेंट के अंदर ऐसे लोगों का दाखिला ममनू था। अब वो इस औरत के ऊपर कंबल खोलकर डाल रही थी। साथ ही वो कुछ खाने की अशिया भी ले आई थी। कुछ लम्हात उस औरत से बात करने के बाद वो अंदर की जाने पड़ गई थी। शासिर को उसकी चाल में थकन महसूस हुई थी, गहरी और ना खत्म होने वाली थकन। वो उससे जाता हुआ दिखता रहा, बिल्कुल खामोशी से। सलीना मसर के लिए उसका सख्त दिल जाने क्यों लम्हे के 1000वें हिस्से में पिघल सा गया था। अगले ही पल वो कार में बैठा और फिर आगे बढ़ गया। उसका रुख एजेंसी की जानिब था। यूविल जो बस काम समेटकर बाहर की जानिब बढ़ने ही लगा था, लम्हे भर को छोंक कर रुक सा गया। ऑफिस के खुले दरवाजे के सामने यासिर खड़ा था और उसका चेहरा इस कदर सख्त था कि लम्हे भर के लिए यूविल भी गड़बड़ा गया था। आप आप इस वक्त यहाँ? लेकिन उसका सवाल मुकम्मल नहीं हुआ था। वो तेजी से आगे बढ़ा और एक हाथ से उसका गिरबान जकड़ा, फिर सपाट चेहरा लिए उसी सख्ती के साथ उसे दीवार से लगाया। शूबिल की आंखें पूरी तरह से खुल गई थीं। उसे यासिर का ऐसा रवैया समझ नहीं आया था। सलीना को किस डायरेक्टर से राब्ते का कहा था तुमने? उसकी सुरमाई आंखें स्याह महसूस हो रही थीं। आवाज़ ठंडी और ठहरी हुई थी। शूबिल ने नासमझी से उसे देखा। क्या अब उसके प्रोफेशनल काम की तफसीलात भी आपको देनी होंगी? उसका सवाल बचा था। जितना पूछा है उतना जवाब दो। जी, मैंने ही कहा था उसे। एक डायरेक्टर ने उसके लीड रोल की बात की थी हमसे। अच्छा चांस था, इसीलिए मैंने सलीन को पहले से ही आगाह कर दिया ताकि मौका ज़ाया ना हो। अब सुकून आ गया आपको? इंतहाई नागवारी से पूछा था उससे। वो स्कैम था। उससे इतना कहा और फिर उसका गिरबान छोड़ दिया। शोविल झूठ नहीं बोल रहा था। शायद वो खुद भी नहीं जानता था कि ये एक स्कैम था। वो नासमझी से उसकी जानिब देखने लगा। स्कैम? कैसा स्कैम? उसके सेक्रेटरी से मेरी बात अभी कुछ लम्हात पहले ही हुई है। वो कल सलीना से ऑफिशियली रब्ता करेंगे। वो उसकी बात सुनकर चौंका था, फिर आंखें छोटी किए उसकी जानिब घूमा। तो फिर वो कौन था जिसे सलीना को स्क्रिप्ट लेने के लिए क्लब बुलाया था? और अब चौंकने की बारी यूविल की थी। वो आंखें फैलाए हैरत से उसे तकने लगा। वॉट? कौन सा क्लब? सलीना क्यों गई थी वहां? स्क्रिप्ट तो अब तक उन्हीं के पास है। उसके आसपास खतरे की घंटियां बज रही थीं। कोई हमारे अंदर ही मौजूद है। वो सलीना के हर काम से वाकिफ है, इसीलिए ऐसा स्कैम तश्कील देने में उसे कोई मसला नहीं हुआ। अब सलीना उस डायरेक्टर से स्क्रिप्ट लेने कहीं भी नहीं जाएगी। अब वो यहाँ इस ऑफिस में उसे स्क्रिप्ट देने आएगा और तुम ये बात यकीनी बनाओगे कि वो खुद आकर उसे स्क्रिप्ट दे। आखिर में तनबीह की तो शोविल भग से उड़ा। यहाँ से इतना कहकर आगे बढ़ गया था। शोविल उसके पीछे भागता हुआ आ रहा था। मैं किसी डायरेक्टर को डिक्टेट नहीं कर सकता, वो मेरी बात नहीं मानेंगे। ये मेरा मसला नहीं है, लेकिन अगर अब सलीना को किसी भी नाजेबा जगह पर बुलाया गया तो सबसे पहले तुम्हें शूट करूंगा मैं। उसकी धमकी पर यूविल के 14 तवक रोशन हो गए थे। उसे जैसे लम्हे भर को कुछ समझ नहीं आया था। वो दोनों तेजी से लिफ्ट की जाने पड़ रहे थे। यूविल उसके साथ था। मैं सच कह रहा हूँ, वो मेरी बात नहीं मानेंगे। सलीना को अगर बुलाया गया तो मैं कुछ नहीं कर सकता, सिवाय उनके हुक्म की तामील करने के। वो हांफता हुआ कह रहा था। रात से लम्हा भर को ठहरा तक नहीं। लिफ्ट के अंदर दाखिल होकर उससे बस एक लम्हे के लिए दरवाजे के पार खड़े यूविल को देखा था। मैं सच में कुछ नहीं कर सकता, यूविल ने बेचारगी से कहा था। डायरेक्टर की ऐसे किसी भी मुतालबे पर फ़ोन मुझे दे देना, बस इतना काम है तुम्हारा। आप क्या करेंगे और किस हैसियत से करेंगे? यूविल को उसका अचानक संजीदा चेहरा खौफसदा कर रहा था। रासिर ने हाथ आगे बढ़ाकर लिफ्ट का बटन दबाया। दरवाजे दरमियान से जुड़ने के लिए आगे बढ़ने लगे। उसने उसके सवाल का जवाब नहीं दिया था।
उसे बिला वजह के सवालात ज़ाहिर लगते थे। दरवाज़ा दरमियान से बंद हुआ तो युवील गायब हो गया। लिफ्ट अब तेज़ी से नीचे जा रही थी। वो सीधे चेहरे के साथ खड़ा अब कुछ सोच रहा था। अस्पताल के साफ सुथरे से हिस्से में साइकेट्रिक वार्ड मौजूद था। बहुत से मरीज सफ़ेद फर्श पर रखी कुर्सियों पर इंतजार कर रहे थे। रिसेप्शन पर मौजूद लड़कियां फ़ोन कान से लगाए नरम लहजे में बोल रही थीं। आँख गहमा गहमी थी, लेकिन शोर महसूस नहीं होता था। उसके कानों को ये ठंडी सी गहमा गहमी भली महसूस हो रही थी। आज उसने नीली जीन्स और गुलाबी सी नर्म स्वेट शर्ट पहन रखी थी। वो शर्ट हाथ से ढीली ढाली सी थी। उसकी आसीनें हथेलियों तक आती थीं। शहद रंग बालों पर फूलदार रुमाल बांधे, आंखों पर बड़ा सा चश्मा लगाए, वो चेहरा झुकाए अपने नंबर का इंतजार कर रही थी। कुछ लम्हात बाद वो भी उठकर आगे बढ़ी। दरवाज़ा धकेल कर अंदर दाखिल होते हुए वो खामोशी से अंदर चली आई थी। सामने बरजुमान मोहित हसन ने लम्हे भर को चेहरा उठाकर उसे देखा था, फिर हल्का सा मुस्कुराया। उसकी मुस्कुराहट इतनी नरम गरम सी थी कि सलीना को अपनी जिंदगी के गर्म थप्पड़े थमते महसूस हुए थे। आप यहाँ क्यों आ गई? मैं आपको पर्सनल क्लीनिक में ट्रीट कर सकता हूँ। नरमी से मुस्कुराकर कहा तो वो भी जवाबन हल्का सा मुस्कुरा दी। लोग शायद इसीलिए माहिर नफ्सियात से दूर भागते हैं। आप लोग अपने पेशेंट्स को अपना आदी बना लेते हैं, फिर वो इतने बेसब्रे हो जाते हैं कि पर्सनल क्लिनिक की बजाय पब्लिक क्लिनिक में ट्रीट होने चले आते हैं। उसने साफ गोई से कहा तो वो लम्हा भर को हल्का सांस दिया। उसकी आंखें गहरे भूरे रंग की थीं। खिड़की से अंदर को गिरती धूप में मोहित की आंखें चमक रही थीं। सलीना ने कभी किसी मर्द को इतना खूबसूरत नहीं देखा था। वो हर दफ़ा उसकी खूबसूरती से मरकूफ हो जाया करती थी। हम आते छुड़ाने वाले लोग हैं। हमें ही आदत बना लेना एक बहुत बड़ा नुकसान साबित हो सकता है आपके लिए। वो उसके जवाब पर सर हिलाने लगी थी। मोहित ठीक कह रहा था। आपकी जहनी हालत कैसी है? पिछले सेशन को काफ़ी अरसा गुजर चुका है। मुझे लगा शायद आप मेडिसिन से रिकवर कर रही हैं, लेकिन आपका अगला अपॉइंटमेंट देखकर मुझे हाज़ी हैरत हुई थी। मेरे ईटिंग डिसऑर्डर्स बढ़ते जा रहे हैं मोहित। मैं जब भी स्ट्रेस या फिर परेशानी का सामना करती हूँ, तब मैं अपना खाना या तो बिल्कुल छोड़ देती हूँ या फिर इतना खा लेती हूँ कि मुझे उल्टियाँ हो जाती हैं। मैं म्याना रोवी से खाना नहीं खा पा रही। ये चीज़ मुझे पागल कर रही है। उसने कहकर आंखों पर चढ़ा चश्मा उतार लिया था। उसकी शहद रंग आंखें भी धूप की तमाशा से चमक रही थीं। कोरी गुलाबी सी रंगत और भरे भरे से गुलाबी होंठों के ऊपर से आतिल। मोहित हसन ने बागौर उसका सता हुआ चेहरा देखा था। आपने अपने पैटर्न पर काफ़ी हद तक काबू पा लिया था। फिर ऐसी क्या चीज़ ट्रिगर बनी कि आप फिर से वहीं जा खड़ी हुई हैं जहाँ से चली थी? वो नरमी से पूछ रहा था। सफ़ेद लंबी उंगलियां एक दूसरे में फंसाए सेलिना को उसके खूबसूरत हाथों ने हमेशा मुतासिर किया था। कुछ भी ठीक नहीं हो रहा मोहित। जब कुछ भी ठीक नहीं होता तो मैं अपनी फ्रस्ट्रेशन खाने से निकालने की कोशिश करती हूँ। मेरा वेट भी इसीलिए बहुत ज़्यादा लूज़ हुआ है, क्योंकि मैं कई कई दिन खाना नहीं खाती। खाने के नाम से ही मुझे मतली सी होने लगती है। फिर कुछ दिन ऐसे आते हैं कि मैं खाने को अपना सब कुछ समझने लगती हूँ। मैं इतना खाती हूँ कि मेरा मैदा मज़ीद सहार नहीं पाता। मुझे फिर कई दिनों तक उल्टियाँ होती रहती हैं। ये पैटर्न पिछले 3 महीनों से फिर शुरू हो चुका है और अब ये मेरे हाथ से निकलता जा रहा है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। उससे बहुत थक कर कहा था। टॉक्सिक पैटर्न कभी भी उसकी जान नहीं छोड़ा करते थे। आपको पता है ना कि आप इस रवैये को मज़ीद 3 महीनों से ज़्यादा सहार नहीं सकती। उसके पूछने पर उसे किसी हफ़ा बच्चे की तरह सही लाया था। मैं अपने आप को रोक नहीं पा रही मोहित। मेरा पैटर्न इतना मजबूत हो चुका है कि अब वो मुझे खुद गाइड करता है। ऐसा इसलिए होता है कि आप मामले को ठीक करने के बजाय आर्जी हल यानी खाने की जानिब भागती हैं। आपको अपने मामला से स्ट्रेस होता है। स्ट्रेस से अपने दिमाग को आज़ाद करने के लिए आप खाने का सहारा लेती हैं। खाना खाते ही आप अपने गम को भुलाने लगती हैं। बस इन चंद लम्हात के सुकून के लिए आप इतना खा लेती हैं कि वो कैद की सूरत बाहर निकल आता है। ये एक इंतहाई टॉक्सिक बिहेवियरल पैटर्न बन चुका है आपका। आप इसे ऐसे ख़त्म नहीं कर सकती। आपको इस मामले को सुधारना होगा जो इस पैटर्न को शुरू करने का बायस बनता है। वो संजीदगी से कह रहा था। मेरी वर्क लाइफ सबसे बड़ा ट्रिगर है मेरे लिए। आपकी फर्म में काम करती 50 से ज़ायद एक्ट्रेस ईटिंग डिसऑर्डर का शिकार है और उन सब का ट्रिगर सिर्फ एक चीज़ है, उनकी इंतहाई स्ट्रेस्ड वर्क लाइफ। आप इस सब में अकेली नहीं हैं। एक्ट्रेसेस को ईटिंग डिसऑर्डर्स अक्सर हो जाया करते हैं। सेलिना को उसकी बात सुनकर वाकई सुकून महसूस हुआ था। सिर्फ वो ही इस सब का शिकार नहीं थी, बल्कि बहुत सारे लोग इस जाल में उसके साथ फंसे हुए थे। मैं इस पैटर्न से बहुत बेजार हो चुकी हूँ मोहित। प्लीज़ मेरी मदद करो। मुझे इस जाल से आज़ादी चाहिए। उसके लहजे में अजीब सी बेबसी थी। मोहित सर हिलाता पीछे हो बैठा था।
एक नोटपैड और पेन उसकी जानिब बढ़ाया। इस पर आपने खाने के एबनॉर्मल रवैये का नक्शा बनाना है। सबसे पहले इस नक्शे को ट्रिगर से शुरू करें। आपको क्या चीज़ एबनॉर्मल तरीके से खाने पर उकसाती है? दूसरी चीज़, आप खाना खाने के बाद कैसा महसूस करती हैं? हम इन रवैयों को बहुत तेज़ी से पैटर्न बनाते हैं, जिन रवैयों का नतीजा हमें खुशी देता है या फिर स्ट्रेस से आज़ादी देता है, फिर चाहे वो आज़ादी चंद लम्हात ही की क्यों ना हो। सीना अब पैड पर कुछ लिख रही थी। स्ट्रेस, खाना, नतीजा, स्ट्रेस से निजात और गहरा नतीजा, तबीयत की खराबी। मैं इस पैटर्न को बहुत दफ़ा तोड़ चुकी हूँ, लेकिन ऐसा क्यों होता है? ये बार बार मुझ पर पलट आता है। उससे पैर उसकी जानिब बढ़ाते हुए स्वस्थ किया तो मोहित हल्का सा मुस्कुराया, फिर गहरी पूरी आंखें उठाकर उसे देखा। क्या कभी बचपन में आपको खाने की किल्लत का सामना रहा है सलीना? और उसके ऐसे सवाल पर वो लम्हे भर को सुन हुई उसका चेहरा तकती रही थी। खाना उसकी ज़िंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा रहा था। जब उसकी माँ बारहोसिस थी, तब भी उसे लोगों का बचा हुआ खाना पड़ता था। फिर जब वो अपनी माँ के ससुराल चली आई, तब वहाँ उससे और उसकी माँ से खाना छुपा छुपा कर रखा जाता। कितनी रातें वो भूख से बिलख कर सोई थी, कितनी रातें उसे माँ को रोते हुए ये बताते गुजारी थी कि वो भूखी है। मोहित का ऑफिस कहीं बहुत पीछे रह गया था और अब वो सड़क पर बेमंजिल चल रही थी। उसकी कार मैकेनिक के पास थी, इसीलिए उसे पैदल ही सड़क पर चलना पड़ रहा था। उसे अपने बचपन के वो सारे तकलीफ लम्हात याद आने लगे जब वो भूख की शिद्दत से बिलखते हुए सोई थी। उसे इस इंडस्ट्री में महज एक शय ने धकेला था और वो थी भूख। भूखा रह जाना उसका सबसे बड़ा खौफ था। किसी भूखे को देखकर उसे बचपन की सर्द रातों में अपने अंदर पलती भूख याद आ जाया करती थी। वो ना चाहते हुए भी भूखों को खाना खिलाने पर मजबूर हो जाती। वो सड़क पर मौजूद भूख की शिद्दत से बिलखते उन बेलिबास बच्चों को देखती तो अपार्टमेंट में कई पैरों तक छुप कर रोती रहती। उसे उन बच्चों की महरूमी में अपना आप नजर आया करता था। सड़क बहुत दूरील थी। शहद रंग बालों पर बांधा गया फूलदार रुमाल धूप में चमक रहा था। वो उस सड़क पर चलती कहीं बहुत दूर निकल आई थी। दूर, बहुत दूर। एहसन अली से उसकी माँ का निकाह हो चुका था। वो उन दोनों को अपने घर ले आए थे। उसकी माँ ने उसके रुखसारों को अपने दोनों हाथों में लिए यहाँ आने से कभी कुछ कहा था। सेलीन, अब हमारी तकलीफ दे दिन खत्म बेटा। अब हम पेट भर कर खा सकेंगे। वो खुश हो गई। 2 वक्त की रोटी पेट भर कर इज्जत से। उसे और क्या चाहिए था? लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। घर आते ही इंतहाई नफरत से उन दोनों की जाने देखा क्या। वो छोटी थी, उसे नफरत के बारे में इतना कुछ खास पता नहीं था, लेकिन उसे इतना पता था कि वो और उसकी माँ इस इज्जतदार घराने में एक इंतहाई मकरूह हिस्सा थे। वो इस घराने के लायक नहीं थे। एहसन अली ने उनके लिए महाज पर हर जंग लड़ी। वो जब तक जिंदा रहे तब तक दोनों माँ बेटी सुकून से खाना खा सके, लेकिन फिर उनकी अचानक वफात ने उन दोनों को रिश्ते से महरूम कर दिया। घर की भाभियाँ खाने की टेबल पर उन्हें अपने साथ बिठाना गवारा नहीं करती थीं। उसकी माँ सारा दिन काम करके भी उनके लिए काबिल इज्जत साबित ना हो सकी। वो उनके साथ एक टेबल पर बैठकर खाना खाने के बारे में सोच भी नहीं सकती थी। सेलिना दरवाजे की चौखट में खड़ी महरूम निगाहों से खाने को तकती रहती। वो छोटी थी और हाथी कमजोर भी। उसके शहद रंग बालों की 2 छुटियाँ उसके कंधों पर पड़ी होती थीं। माँ जबीन के पुराने कपड़े पहने वो महरूम निगाहों से उन सबको देखती थी। इस महरूमी ने सारी उम्र उसका साथ नहीं छोड़ा। रात वो अपनी एड़ियों पर ऊंची होकर स्लैब पर रखी रोटियों को देखती। वो सूखी रोटियां हुआ करती थीं, इतनी सूखी कि उन्हें हलक से उतारना मुमकिन नहीं था। वो उन्हें पानी में डुबोकर बामुश्किल अलग से उतारा करती थी। उसे रोना नहीं आता था। उसे पता नहीं था कि सूखी रोटियों पर रोना चाहिए। रामा और सुबैदा के अमीर भाई बाहर मुल्क से वापस आते तो घर के बच्चों के हाथों में तोहफ़े संभालने से कासिर हो जाते। महंगे परफ्यूम्स, स्टेशनरीज, नित नए रंगों की पेंसिलें और खूबसूरत जूते, उनके पास हर शय के ढेर लग जाया करते थे। वो तब भी दरवाजे की चौखट में खड़ी उन्हें तकती रहती। उसे यहाँ से आगे बढ़ने की इजाज़त नहीं थी। उसकी महरूमी सवा होती गई। वो अंदर से खाली होती जा रही थी। माँ ने फिर से किसी बार में जॉब ढूंढ ली थी। शायद ये इस एक कम तनख्वाह को हासिल करने वाले शोर को छोड़ देने का नतीजा था। एक जिल्लत जो अब तक उनके चेहरों पर मुसल्लित थी। वो भी उमर, माँ जबीन और घर के मजीद बच्चों की तरह किसी को पापा कहना चाहती थी। उसकी जुबान तरस गई थी ये अल्फाज कहने के लिए। उसे तो एहसन को भी पापा कहने का मौका नहीं मिल सका था।
उसे अपनी पूरी ज़िंदगी में किसी को ये लफ्ज़ कहने का मौका नहीं मिल सका था। उसकी दाइयाँ अपने बच्चों को निगाहों में तनबीह किया करती कि उसके सामने किसी भी तोहफ़े को ना खोले, नज़र लग जाएगी। वो ऐसी नज़रें समझने के लिए बहुत छोटी थी। उनकी तेज़ नज़रों को मासूमियत से तकने के अलावा उसके पास और कोई रास्ता नहीं था। फिर माँ कई-कई दिन घर नहीं आया करती। वो उन घर वालों के रहमो करम पर रहने लगी। बच्चों में सिर्फ़ एक उमर उससे मानूस था। वो उससे छोटा था। सेलिना को उसे अपने साथ रखना अच्छा लगता था, लेकिन राहमा अपने बच्चे पर उसका मनहूस साया पड़ जाने से डरती थी। इसीलिए वो उसकी नन्ही गोद से उमर को छीन कर ले जाया करती थी। सारी रात वो खामोशी से बिस्तर पर लेटी उमर को याद करती रहती। उससे अपनी ज़िंदगी बहुत खौफनाक तन्हाई में गुजारी थी। भूखा रह जाना, अकेले रह जाना, भुला दिया जाना। उसके खौफ उसके साथ बड़े होने लगे थे। पढ़ाई में दिलचस्पी थी, लेकिन उसकी महरूमियों ने उसे पढ़ने नहीं दिया। वो कुछ बड़ी हुई तो जॉब की तलाश में निकल खड़ी हुई। उन्हीं दिनों उसे नजर मिला था। वो एक छोटी सी एजेंसी का डायरेक्टर था। उसकी खूबसूरती और ज़रूरत को देखते हुए उसे काम पर रख लिया गया। एक टीम में उसने अपनी जान की बाजी लगा दी। वो सारी जिंदगी आंसू अपने अंदर रखती आई थी। उसे वो सारे आंसू ड्रामे के सेट पर बहा लेने को तरजीह दी। उसकी अदाकारी इस कदर नेचुरल थी कि बड़े बड़े डायरेक्टर्स की निगाहें उस छोटी सी लड़की की जानिब उठने लगी थी। घर वालों के लिए वो मज़ीद मुकरू हो गई। शहीन ने उसके पहले ड्रामे पर उसे बहुत बुरा मारा। वो एक थप्पड़ से दूर जा गिरी थी। उसकी बाली भी कान से टूटकर दूर जा गिरी थी। बिलाशुबा वो बहुत भारी थप्पड़ था। वो उसके चेहरे पर नहीं, रूह पर बरसा था। आप मुझे थप्पड़ नहीं मार सकते ताया। आप मुझे थप्पड़ मारने के हर हक से महरूम हो। उसने कपकपाते लबों के साथ बस इतना ही कहा था। शहीर उस पर झुका और उसे फिर से बालों से नोचकर खड़ा किया। वो उसके सख्त हाथों तले लरस रही थी। घर वाले एक जानिब खड़े सुकून से ये मंजर देख रहे थे। उमर एकेडमी गया हुआ था, नहीं तो वो अपने बाप का हाथ जरूर रोकता। ये माँ बेटी किस चीज़ की कमी रखी है तुम्हारे लिए हमने, लेकिन तुम दोनों नाशुक्री औरतें, कभी इज्जत की रोटी नहीं खा सकती तुम दोनों। उससे उसके बालों को झटका था। उसके अंदर सब कुछ किरची किरची होता जा रहा था। इज्जत रोटी रोटी होती है ताया, उसका इज्जत से कोई ताल्लुक नहीं होता। मैं सूखी रोटियां खाकर बड़ी हुई हूँ। फ्रिज के बंद दरवाजे को महरूम नजरों से देख देख कर इस मुकाम तक पहुंची हूँ। आपके पास मुझे मारने का कोई हक नहीं है। आप हर हक से महरूम हो। अब के रुखसार पर पड़ने वाला कराहट थप्पड़ मुराद की जानिब से था। उसका मासूम रुखसार सुर्ख हो गया था। भारी हाथ पड़ने के बायस खून फट गए थे और अब उनसे खून रिस रहा था। बकवास करती है, हमारे भाई की जिंदगी उखाने वाली डाइन है तू, और तेरी वो माँ। उसके साथ ही उसने उसे बालों से पकड़ा और घसीटता हुआ घर के दरवाजे तक लाया। दरवाजे से अंदर आते शगुफ्ता की आंखें लम्हे भर को फैल सी गईं। सलीना के चेहरे पर तशद्दुद के निशान थे और घर वाले उसे घर से बाहर फेंक रहे थे, लेकिन फिर कोई मसम्मत काम नहीं आई। उसे और शगुफ्ता दोनों को किसी कूड़े की मानिंद बाहर फेंक दिया गया था। वो रोती रही, फिर नज़र के पास चली आई। उसके पास अपना करियर मजबूत करने के अलावा और कोई इशारा नहीं था। वो भूखा रहने, अकेले रह जाने और भुला दिए जाने से आज तक खौफज़दा थी। इंडस्ट्री वालों ने उसे कुछ ही सालों में आसमान पर बिठा लिया था। वो ब्रांडेड लिबास सेवतन करने लगी। उसकी रिहाइश और सवारी सब महंगी थी, लेकिन बचपन की महरूमियाँ कभी साथ नहीं छोड़ती। उसकी महरूमियाँ चुप ज़रूर गई थीं, लेकिन वो आज तक उसके साथ बड़ी हो रही थीं। उसे अपने एक ड्रामे के शूट के दौरान ही वाजिद हसन मिला था। इंतहाई नरम दिल और इज्जत की निगाह रखने वाला वाजिद। वो पहली ही नज़र में उसकी दीवानी हो गई थी। वो उससे मोहब्बत करने लगी थी। वो उसे इज्जत दे रहा था और उसे हर इज्जत देने वाले से मोहब्बत हो जाया करती थी। वाजिद भी उसे ज़्यादा देर तक नज़रअंदाज नहीं कर सका। वो बहुत खूबसूरत थी, उसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता था। उन दोनों के दरमियान मोहब्बत का रिश्ता कायम हो गया। कभी साथ न छोड़ने की कस्में और वादों का सिलसिला चल निकला। वो अपने करियर की बुलंदी पर थी, लेकिन फिर उसके साथ वो हुआ जो उसे उस बुलंदी से पस्सी में लिए आ गिरा। सेलिना मजहर पर ड्रग्स का स्कैंडल साबित हो चुका था और वो वाजिद हसन के लिए एक नाकाबिले कबूल इंसान साबित हो गई थी। सड़क थम गई थी। उसने रुखसारों को छूकर देखा तो वो भीगे हुए थे। सड़क खत्म हो चुकी थी, लेकिन माजी की तकलीफदेह यादें अब तक साथ थीं। वो दखली दरवाजे से अपार्टमेंट की इमारत में दाखिल हुई, फिर लिफ्ट की जानिब चली आई। अभी लिफ्ट का दरवाज़ा बंद होने ही लगा था कि स्याह दस्ताने वाला हाथ लम्हे भर को दरवाज़ों के दरमियान आया। इंसानी मौजूदगी के बाद दरवाज़ा फिर से खुल गया था। स्याह लिबास से मलबूस शख्स अंदर दाखिल हुआ।
उसके चेहरे पर स्याह मास्क चढ़ा हुआ था और सर पर कैप लिए वो नसें झुकाए अंदर दाखिल हुआ था। लिफ्ट का दरवाज़ा बंद हो गया। सेलिना ने एक सरसरी सी निगाह उस शख्स पर डाली थी और इससे पहले वो कुछ समझ पाती, आगे वाले ने उसके गले में मोटी सी रस्सी डालकर पीछे की जानिब जोर से खींचा तो वो खांसती हुई आगे झुकी। उसका सांस बंद हो रहा था। वो हाथ मारती बामुश्किल लिफ्ट के बटन दबाने की कोशिश कर रही थी। खींचा ताने में उसका रुमाल खुलकर लिफ्ट में ही गिर गया। हमला आवर पूरी कुव्वत से रस्सी पीछे की जानिब खींच रहा था। वो हिम्मत खत्म होने पर बेहासा ही घुटनों के बल झुकी थी। गले से रस्सी निकालने की कोशिश में उसने अपने नाखूनों से अपनी ही गर्दन जख्मी कर ली थी। उसे लगा वो मर रही है। उसका सांस हलक के बिल्कुल आखिरी हिस्से में अटका हुआ था। लिफ्ट के बटन पर रुका उसका हाथ कपकपा कर नीचे आ गिरा था। जुबैर एंड सन्स कंपनी का छोटा बेटा उसका फैन था, लेकिन उसे पता नहीं था कि वो एक स्टॉकर फैन है, टॉक्सिक फैन। उसने उसे अपनी पार्टी में मदऊ किया था और फिर उसके मशरूब में ड्रग्स खोलकर उसे पिला दी थी। अगले कई घंटों में पुलिस की आमद के साथ ही वो नशे में धुत बरामद कर ली गई थी। उसके टेस्ट करवाने पर पता चला कि वो ड्रग्स ले चुकी थी। उसके करियर की बुलंदी ज़मीन पर आ गिरी थी। इस स्कैंडल ने कभी उसकी जान नहीं छोड़ी। वाची जो उससे शादी करने ही वाला था, अब कभी उसे अपनी बीवी नहीं बना सकता था। वो एक बदकिरदार एक्ट्रेस साबित हुई थी। वो उसकी बीवी कैसे बन सकती थी? कपकपाता हाथ जमीन पर रखे वो खींचकर सांस ले रही थी। उसकी आंखों से कई आंसू टूट कर गिरे। शिद्दत पर उसे लगा गोया उसके फेफड़े फटने को हैं। क्या ये उसका अंत था? एक महरूम एक्ट्रेस का अंजाम। वाजिद हसन, माँ, महरूम जिंदगी, शहीर के हाथों पड़ी मार, भूख की अजियत, अजियत पर अजियत, उसकी मसम्मत दम तोड़ रही थी। वो मर रही थी। वो मरने वाली थी कि यकायक लिफ्ट के दोनों दरवाजे एक दूसरे से जुदा हुए और किसी ने हमला आवर को जोरदार लात मारी थी। वो पीछे दीवार से जा लगा। उसे समझ नहीं आया। वो नीम बेहोशी की हालत में थी। आने वाला हमला आवर को पूरी तरह से मार रहा था, लेकिन हमला आवर उसकी गिरफ्त से निकलकर भाग चुका था। उस शख्स के पास फिलहाल उसके पीछे भागने का वक्त नहीं था। सेलिना का वजूद हवा से भी ज़्यादा हल्का हो गया था। उसे सांस नहीं आ रहा था। फेफड़े जैसे सांस लेने से इनकारी हो गए थे। उसका मसीहा अब उसे सीधा किए उस पर झुका हुआ था। उसकी अधखोली आंखें उसे तक रही थीं। वो शायद उसका रुखसार थपथपा कर कुछ कह रहा था। वो उसे सुन नहीं पा रही थी। सब धुंधला होता जा रहा था और फिर उस शख्स ने उसे अपने हाथों में उठा लिया। अब वो उससे लिए तेजी से आगे भाग रहा था। अजियत जैसे थम रही थी। वो बेहोश हुई उसके हाथों में झूल रही थी। उसे बस बचाने वाले की आंखें याद थीं। वो सुरमाई आंखें थीं, खूबसूरत और सुरमाई।